लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर फील्ड्स की रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बात की थी और हमने ये पता किया था कि वेक्टर फील्ड की रिप्रेजेंटेशंस या रिप्रेजेंटेशन मैट्रिसेस जो होंगे वो किस तरह से देखेंगे। अगर मैं उसको रिवाइज़ करूँ तो हमने ये जाना था कि वेक्टर फील्ड के जो रिप्रेजेंटेशन मैट्रिसेस हैं उनको हम जे अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ा बीटा ज़्यादातर ऊपर लिखा जाता है और इसका जो एक्सप्रेशन था वो कुछ यूँ था। राइट और इन पर्टिकुलर जनरेटर्स को यूज़ करके हम वेक्टर फील्ड्स की इनफाइनेटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं जो कि कुछ यूँ दिखेंगी। बल्कि अगर मैं म्यू को ऊपर लिखा वो बेहतर है। एंड दिस होल एक्ट्स ऑन ए जो कि डिपेंड करता है एक्स के ऊपर। अगर मैं इसको अलग से लिखूँ तो यूँ ये इन्फिनेटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस है। इन्फिनेटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर फील्ड्स की। और अगर मैं इसको फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे लिखूँ तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाता है सेकंड टर्म का। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इस पूरे एक्सपोनेंशियल के ऊपर दो इंडिसेस हैं म्यू एंड न्यू, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है। कुछ वीडियोस पहले हमने जनरल ट्रांसफॉर्मेशन लॉज की बात की थी और वहाँ पे मैंने ये कहा था कि एक जनरल फील्ड अगर जिसको मैं फाई से रिप्रेजेंट करूँ, अगर उसके ऊपर कोई भी इंडेक्स है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूँ, अगर उस फील्ड की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यूँ लिखी जा सकती है, इट्स पाई ए बी लेमडा ऑफ बी टाइम्स लेमडा इनवर्स एक्स। और मैंने ये कहा वहाँ पे ये बात की थी कि पाई अल्फा ए बी का मतलब ये है कि कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि उस फील्ड के बी इंडेक्स के ऊपर, जो भी फील्ड का इंडेक्स है उसके ऊपर एक्ट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और जहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है इस लैम्डा से, राइट। और ये दरअसल उसका इन्वर्स है उस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हमने ये पता देखा कि ये वेक्टर फील्ड्स के लिए जो इंडेक्स है जो कि यहाँ पे मैंने ए बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो एक्चुअली लॉरेंस इंडेक्स के इक्वल है, यानी कि म्यू एंड न्यू। तो इसका मतलब ये है कि जो ए बी हैं वो वेक्टर फील्ड्स के लिए म्यू एंड न्यू की हैसियत रखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पाई म्यू न्यू है वो दरअसल था ये जो कि मैंने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले लिखा था। अब चूँकि ये वीडियो जो है स्पिनर्स की ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए है तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो ऐसे कौन से मैट्रिसेस हैं जो कि स्पिनर्स के ऊपर एक्ट करेंगे किसी भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग। मैं आपको ये रिमाइंड करवाता चलूँ कि स्पिनर्स दरअसल वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिराक इक्वेशन में अपीयर होते हैं। अगर मैं डिराक इक्वेशन दोबारा लिखूँ तो डिराक इक्वेशन दरअसल यूँ लिखी जा सकती है, जहाँ पे मैंने गैमा मैट्रिसेस को डिफ़ाइन किया था पहले भी, लेकिन अब चूँकि हम इस इक्वेशन को और सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे तो मैं गैमा मैट्रिसेस की कुछ रिप्रेजेंटेशंस की बात भी करूँगा यहाँ पे। खैर, लेकिन इस इक्वेशन में एक चीज़ हाइड की गई है। वो हाइड जो चीज़ की गई है वो है स्पिनर इंडेक्स। तो ये जो इक्वेशन है ये दरअसल एक मैट्रिक्स है जो कि एक तरह के वेक्टर पे एक्ट कर रहा है, लेकिन वो वेक्टर जो है वो दरअसल एक्चुअली स्पिनर है। ये वो वेक्टर नहीं है जिस सेंस में मैं इसको वेक्टर कहता हूँ, ये लॉरेंस वेक्टर है। सो इसीलिए हम इस साई को हम वेक्टर नहीं कहेंगे क्योंकि उसके ऊपर वेक्टर इंडेक्स नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक स्पिनर इंडेक्स है। तो स्पिनर इंडेक्स को चूँकि छुपाया गया इस इक्वेशन के अंदर तो मैं इसको मैनिफेस्टली लिखूंगा, लेकिन उसमें मुझे एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज कुछ यूँ है क्योंकि हम जानते हैं कि ये गैमा मैट्रिक्स जो है ये दरअसल एक मैट्रिक्स है। तो ये जो एम यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे ऑब्वियसली ये एज्यूम्ड है कि एम के साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो अपने ऊपर स्पिनर इंडेक्सेस रखता है।
तो अगर मैं स्पिनर इंडिसेस को मैनिफेस्टली लिखूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो मुझे इसको यूँ लिखना पड़ेगा कि गैमा के ऊपर स्पिनर इंडिसेस, इनको मैं ए और बी से रिप्रेजेंट करूँ अगर, और यहाँ पे एम के साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए जो कि ए और बी से रिप्रेजेंट अगेन स्पिनर इंडिसेस में करूँगा। तो ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है ये स्पिनर इंडिसेस के अंदर, और ये एक्ट कर रहा है साई बी पे, एंड दिस गिव्स यू 0, राइट। सो एक्चुअली ये ज़्यादा मैनिफेस्ट फॉर्म है डिराक इक्वेशन की। ओके, अब हमारा गोल इस चुके वीडियो में ये है कि हमने स्पिनर रिप्रेजेंटेशंस फाइंड करनी है। तो सपोज करते हैं कि स्पिनर्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं और उनके ऊपर एक इंडेक्स है, याद रखने की बात है। सो स्पिनर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं कुछ यूँ, इनके लिए भी एक कोई ऐसे मैट्रिसेस हैं, पाई हमें नहीं पता इनकी ये मैट्रिसेस हैं क्या, हमने यही फाइंड करने हैं। सो पाई ए बी corresponding to lambda and acting on psi b of lambda inverse x. अब ये क्वेश्चन लिखने में कोई मसला तो नहीं है, लेकिन बाय कन्वेंशन जो स्पिनर्स के लिए पाई ए बी होते हैं, उन पाई को एक्चुअल में उनके दो नाम रखे जाते हैं। इनको कन्वेंशनली कुछ बुक्स में आप देखोगे कि इनको लैम्डा 1/2 कहते हैं। 1/2 कहने की रीज़न बाद में ज़्यादा क्लियर होगी, लेकिन मैं आपको अभी हेड्स अप इस सेंस पे दे सकता हूँ कि लैम्डा हाफ कहने की रीज़न ये है कि ये दरअसल स्पिनर्स जो होते हैं वो स्पिन हाफ एंगुलर मोमेंटम रखते हैं। ये बाद में हम प्रूव करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर। और कुछ बुक्स में आप इनको देखोगे कि ये लैम्डा एस के नाम से लिखा जाता है इनको, और ऑब्वियस इन दोनों के ऊपर स्पिनर इंडिसेस हैं, ए बी इसके ऊपर भी, ए बी इसके ऊपर भी है। ये ऊपर वाली जो चॉइस है, फॉर एग्जांपल आपको पैस्कल एंड श्रोडर के अंदर लैम्डा हाफ के नाम से मिलेगा, जो मैट्रिक्स एक्ट करता है स्पिनर के ऊपर। और फॉर एग्जांपल अगर आप श्वार्ट्ज की बुक देखो क्वांटम फील्ड थ्योरी की, तो उसके अंदर आपको लैम्डा एस नाम मिलेगा। तो ये दोनों सेम चीज़ें ही हैं, इनमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऊपर वाली नोटेशन को अडॉप्ट करूँगा। ऊपर वाली नोटेशन को अडॉप्ट करके मैं यूँ लिख सकता हूँ कि साई ऑफ ए एक्स, साई प्राइम एक्चुअली इज़ लैम्डा हाफ और ए बी एक्टिंग ऑन साई बी। और लैम्डा हाफ जो है वो ऑब्वियसली कॉरिस्पॉन्ड करता है फ्लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को। तो मैंने ये जो डिपेंडेंस है लैम्डा के ऊपर, ये वाली डिपेंडेंस ये मैंने हटा दी है, वो अंडरस्टूड डिपेंडेंस है। खैर, अब हमारा क्वेश्चन अगेन ये है कि ये जो लैम्डा हाफ है इनकी क्या फॉर्म क्या है इसकी। वेल, तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसकी फॉर्म डिटरमिन कर ही कैसे सकते हैं। पर उसका तरीका ये है कि हम ये रिक्वायर करेंगे बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ रिलेटिविटी का जो पोस्टुलेट है वो ये है कि द लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो हर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सेम दिखने चाहिए। तो अगर डिराक इक्वेशन एक रेफरेंस फ्रेम में ट्रू है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, तो किसी और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में भी उसकी फॉर्म वही होनी चाहिए जो पहले इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में थी। सो सपोज करते हैं कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में डिराक इक्वेशन जो है वो उसकी जो फॉर्म है वो वही है जो कि होती है, यानी कि ये, बल्कि मैं जानबूझ के इसमें मैट्रिसेस के जो इंडिसेस है वो भी डालूंगा। और अब मैंने, आप देख सकते हैं कि एम के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वो वहाँ पे है, और मैंने सारे को एक मैट्रिक्स कंसिडर किया है, और ए बी जो है वो मैंने इस पूरे के बाहर लिख दिया है। ओके, तो ये एक रेफरेंस फ्रेम में डिराक इक्वेशन की फॉर्म अगर ये है, तो दूसरे रेफरेंस फ्रेम में डिराक इक्वेशन की यही फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उसमें ये डेरिवेटिव जो होगा वो दूसरे रेफरेंस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग होगा, मैथ चेंज नहीं होता, और ये एक कोई नया स्पिनर होगा और एक्स प्राइम यहाँ पे होगा, राइट। ओके, सो अगर ये दोनों इक्वेशंस ठीक हैं तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। वेल, पहली चीज़ तो हम ये देख सकते हैं कि चूँकि मैंने अभी ऊपर ये लिखी थी ये बात, ये इक्वेशन जो मैंने लिखी थी यहाँ पे, इस इक्वेशन में मैं अगर एक छोटा सा चेंज ये करूँ कि मैं x की जगह मैं x प्राइम कर दूँ। x प्राइम चूँकि अगर मैं इसको इंडिसेस के साथ लिखूँ तो x म्यू जो है वो x प्राइम म्यू की तरफ चला जाएगा। मैं रिप्लेस कर रहा हूँ सिर्फ इसको, ये वो लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही,
मैं सिर्फ इस ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर रहा हूँ एक्स को एक्स प्राइम से। सो एक्स प्राइम जो है वो दरअसल इस तरह से रिलेटेड है एक्स के साथ, लेकिन अगर मैं इंडिसेस ड्रॉप कर दूँ और सिर्फ ये लिखूँ कि एक्स प्राइम इज़ जस्ट लेमडा टाइम्स एक्स, और लेमडा हाफ में कंफ्यूज नहीं होना, लेमडा जो है वो एक्स के ऊपर एक्ट करता है, लेमडा हाफ यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्पिनर्स के ऊपर एक्ट करता है, राइट। ओके, सो अब अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह x प्राइम रिप्लेस कर दूं, तो इस इक्वेशन का मतलब ये बनता है, ये इक्वेशन जो बनती है वो ये है कि x प्राइम लेमडा हाफ ए बी, और चूँकि यहाँ पे लेमडा इन्वर्स x था, तो लेमडा इन्वर्स जो है वो चूँकि x की जगह मैंने x प्राइम कर दिया है, और x प्राइम जो है वो लेमडा टाइम्स x के इक्वल है, तो लेमडा इन्वर्स में लेमडा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ x आएगा। सो ये एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। उसके अलावा आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में ये चीज़ भी है, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल प्राइम है एक्चुअली, तो इसको हमने रिलेट करना है पार्शियल डेरिवेटिव के साथ विदाउट प्राइम। सो इसका मतलब होता है क्या है, इसका मतलब ये होता है, राइट। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि इसको मैं रिलेट कैसे कर सकता हूँ अनप्राइम्ड डेरिवेटिव्स के साथ। वेल, इसका तरीका कुछ यूँ है, आप चेन रूल यूज़ कर सकते हो, राइट। और चूंकि ये इक्वल है इसके, राइट, तो हमने अनप्राइम्ड और प्राइम्ड डेरिवेटिव्स के दरमियान रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है, लेकिन ये जो पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है ये, इसकी वैल्यू क्या है? वेल, इसकी वैल्यू पता करना इतना मुश्किल नहीं है, चूँकि एक्स प्राइम म्यू जो है वो है इसके इक्वल। इसका मतलब ये है कि एक्स म्यू जो है वो दरअसल इसके इन्वर्स के इक्वल होगा। और अब अगर इस सेकंड इक्वेशन में हम दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम, तो इसका आंसर ये आता है। इसका मतलब ये है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू ये है, बस मैंने म्यू और न्यू को रिप्लेस कर दिया, वो तो आप फिक्स कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लेमडा इनवर्स एक्टिंग ऑन दिस, इसका मतलब ये है राइट। सो अब हमारे पास दोनों इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। तो प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स में डिराक इक्वेशन जो है उसकी फॉर्म ये थी, राइट। सो अब अगर मैं दो रिजल्ट्स ऊपर के यूज़ करूं, एक तो ये रिज़ल्ट और दूसरा ये रिज़ल्ट, राइट, तो इन दोनों रिज़ल्ट से मुझे कुछ यूँ मिलता है। ये आगे जा रहा है, तो ये जगह चूँकि कम है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाकी चीज़। सो अब अगर मैं ये जो लेमडा हाफ है इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाऊँ, और दूसरा एक और काम ये करूँ मैं कि लेफ्ट हैंड साइड से लेमडा हाफ और लेमडा, ये दोनों लेमडा हाफ और लेमडा हाफ इन्वर्स, ये दोनों मल्टीप्लाई करवा दूँ। चूँकि लेमडा हाफ और लेमडा हाफ इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन को। सो मैं करना ही चाह रहा हूँ कि मैं लेमडा हाफ, और चूँकि आप एक चीज़ देख सकते हो कि इस इक्वेशन में जो फ्री इंडेक्स है वो ए है, तो मैं चाहूँगा कि ए के ऊपर एक्ट करे ये दूसरे वाला जो नया इंडेक्स मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ।
सो अगर मैं सिंपली स्टार्ट करूँ, एक एडिशनल स्टेप करूँ, अगर मैं कहूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि एक्ट करता है, जो कि एक्ट कर रहा है डी ए, और ए जो है वो अब एक सम्ड ओवर इंडेक्स बन जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको इस इक्वेशन पे एक्ट करवाऊंगा तो ए जो है वो रिपीटेड इंडेक्स होगा. राइट. तो मैंने क्या किया है कि मैं इस लेमडा हाफ को ब्रैकेट के अंदर ले लिया हूँ और मैंने यहाँ पे एक एडिशनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया. राइट. अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है डी ए, ये दरअसल इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि ये लेमडा हाफ मल्टीप्लाई बाय लेमडा हाफ इनवर्स के इक्वल है, क्योंकि एक मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. राइट. सो ये अगर आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज़ करूँ और लेमडा हाफ इन्वर्स को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाऊँ लेकिन लेमडा हाफ को बाहर ही रखूँ, तो फिर मुझे कुछ यूँ मिलता है. ओके. सो आप एक चीज़ देख सकते हो अब कि m के साथ जो मैट्रिक्स था, ये वाला मैट्रिक्स, ये m के साथ था लेमडा हाफ, और जो कि मैं लेमडा हाफ का इन्वर्स लेफ्ट हैंड साइड से लेकर आया हूँ, तो वो लेमडा हाफ के इन्वर्स है लेमडा हाफ को कैंसिल कर दिया और m अब अकेला दोबारा रह गया यहाँ पे. राइट. ओके. अब चूँकि ये सारी की सारी चीज़ ज़ीरो है, ये जो एंड की इक्वेशन है, और लेमडा हाफ जो है वो एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है. तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि अगर ये डिराक इक्वेशन ठीक है, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि डिराक इक्वेशन जो थी, जो कि अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स में थी, अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स में डिराक इक्वेशन कुछ यूँ थी. अगर मैं दोबारा इस पे इंडिसेस डालूँ यूँ, सो आप एक चीज़ देख सकते हो कि इस इक्वेशन की फॉर्म ऑलमोस्ट नीचे वाले डिराक की इक्वेशन जैसी ही है. इसमें माइनस एम भी है, माइनस एम यहाँ पे भी है, स्पिनर पे एक्ट कर रहा है, इसका ऊपर वाले का भी आर्ग्यूमेंट जो है वो एक्स है, नीचे वाले का आर्ग्यूमेंट भी अब एक्स ही है, ना कि एक्स प्राइम. तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये तब मैच करती हैं अगर ये चीज़ जो है, ये टोटल चीज़, ये मल्टीप्लाइड बाई ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये ये गैमा म्यू के इक्वल हो. ठीक है. तब डिराक इक्वेशन जो है वो इनवेरिएंट रहती है, दो डिफरेंट, उसकी फॉर्म जो है वो इनवेरिएंट रहती है दो डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स के अंदर. तो जो कंडीशन हमें मिल रही है वो कुछ यूँ है. मैं अब स्पिनर इंडिसेस को ज़रा सप्रेस करूँगा. ये जो है ये इसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ. ओके, इसको मैं एक और फॉर्म में लिखूँ उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि, बल्कि मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिख लेता हूँ पहले. I think I've done a mistake. Yeah. Okay. This should be equal to this. अब मैं चूँकि ये डमी इंडेक्स है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ.
राइट। सो इस चीज़ को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि ये इसके इक्वल है। हुआ दरअसल ये है कि मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे, जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन से राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे चला गया हूँ, और चूँकि लेमडा इन्वर्स था एक तरफ, तो दूसरी तरफ हो जाके लेमडा बन गया। अब आप ये इक्वेशन देखो, और ये इक्वेशन दरअसल एक तरह से एक कंस्ट्रेंट यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन देती है जो कि गामा मैट्रिसेस को सेटिस्फाई, गामा मैट्रिसेस को, या फिर बेहतर ये कहना चाहिए कि लेमडा हाफ मैट्रिसेस को जो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन बड़ी मज़ेदार बात बता रही है, वो ये कि अगर आप ट्रांसफॉर्म करो गामा मैट्रिक्स को यूजिंग द इट्स स्पिनर इंडेक्स, जो कि दो स्पिनर इंडिसेस हैं इसके ऊपर, चूँकि एक मैट्रिक्स है, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आप उसके वेक्टर इंडेक्स को क्योंकि ये दरअसल ट्रांसफॉर्मेशन इसके वेक्टर इंडेक्स की है और ये ट्रांसफॉर्मेशन इसके स्पिनर इंडेक्सेस की है। सो यू कैन से कि जो गामा मैट्रिक्स के ऊपर जो वेक्टर इंडेक्स है दैट्स जस्टिफाइड, इट ट्रांसफॉर्म्स लाइक अ वेक्टर इंडेक्स, राइट। तो मैंने जब डिराक इक्वेशन को डिराइव किया था लास्ट टाइम, आई थिंक कुछ वीडियोस पहले, तब मैंने कहा था कि मैं जस्टिफिकेशन दूंगा कि मैं गामा मैट्रिक्स के ऊपर ये वेक्टर इंडेक्स क्यों डाल रहा हूँ, तो इट डज ट्रांसफॉर्म लाइक अ वेक्टर। ओके, सो अब हमें पता है कि ये जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक लिखी है, जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन पूछो कि जो लेमडा हाफ मैट्रिसेस हैं, ये दरअसल स्पिनर्स की कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? वेल, फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस को। मैंने अभी तक इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात भी नहीं की है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर आता हूँ। सो अगर मैं लेमडा हाफ को इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे लिखूँ, और चूंकि मुझे इसमें यहाँ पे इसके स्पिनर इंडिसेस को वाजिया करना पड़ेगा, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, सॉरी, कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और बिल्कुल वेक्टर्स की तरह यहाँ पे कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के, वो तो आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पे जो जनरेटर्स हैं, जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो जनरेटर्स वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं वो दरअसल जे जनरेटर्स थे, जिनकी मैंने फॉर्म इस वीडियो के स्टार्ट में भी लिखी थी। इस केस में यहाँ पे जनरेटर्स डिफरेंट होंगे, उनको हम एस जनरेटर्स कहते हैं। ये सिर्फ कन्वेंशन है और इनके ऊपर स्पिनर इंडिसेस होने चाहिए, राइट। तो अब अगर मैं ये फॉर्म यूज़ करूँ और इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट करूँ, तो उसके लिए एक इमीडिएट चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि मुझे लेमडा हाफ इन्वर्स का भी एक एक्सप्रेशन चाहिए। तो लेमडा हाफ इन्वर्स का जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म्स भी हैं, लेकिन मैंने वो लिखी नहीं है। ऑर्डर ओमेगा स्क्वायर टर्म्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने वो लिखी नहीं है, तो मैं इनको निगलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहा हूँ। तो यू कैन वेरीफाई कि जो इन्वर्स है वो ये है। आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि अगर आप लेमडा हाफ इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई दे आर इन्वर्सेस। ओके, अब हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो अब अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऊपर वाली कंडीशन में रखें तो लेट्स सी कि क्या होता है। एक और चीज़ कि इसकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म क्या है, वेल वो तो हम पहले डिराइव कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। हमें पता है कि ये जो है इस चीज़ के इक्वल है, राइट। ओके, तो इन तीनों एक्सप्रेशंस को हम रखते हैं अपनी कंडीशन के अंदर। तो कंडीशन दोबारा लिखते हैं, और अब मैं इसमें वाजिया तौर पे स्पिनर इंडिसेस भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो कि पहले मैंने सप्रेस कर दिए थे। वो थे वहाँ पे लेकिन मैंने सप्रेस कर दिए थे। राइट। सो अब मैं इनकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म लिखता हूँ। सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है। ये यहाँ पे स्पिनर इंडिसेस का ख्याल रखना क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं।
राइट। अब अगर आप वो टर्म्स अलग करो जिसमें ओमेगा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो टर्म लेफ्ट हैंड साइड से सिर्फ तभी आ सकती है जब ये इससे मल्टीप्लाई करे और इससे मल्टीप्लाई करे। अगर आप ये करते हो तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड पे वो होगी गैमा म्यू ए डी, राइट। लेकिन अगर आप राइट साइड पे देखो कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें ओमेगा बिल्कुल नहीं है, तो वो तब आएगी जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। एक्चुअली वो भी यही है, गैमा म्यू ए डी, तो ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी, तो इसको कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वो कौन सी टर्म है जो कि फर्स्ट ऑर्डर टर्म है ओमेगा के अंदर? वो टर्म तब आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, पहले देखते हैं कि वो टर्म कैसे आ सकती है। वो टर्म तब आएगी जब ये इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, या फिर जब ये इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये दो टर्म्स आएंगी जो कि ओमेगा में फर्स्ट ऑर्डर हैं। सो लेट्स सी कि क्या बनता है यहाँ पे। I/2 अब अगर मैं स्पिन इंडिसेस वैसे सप्रेस भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप वो देखने में मुश्किल हो रही है कि कौन सा इंडेक्स कहाँ जा रहा है, तो यू कैन डू दिस कैलकुलेशन विद इंडिसेस। राइट, तो ये दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। राइट हैंड साइड पे कौन सी टर्म है? राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही टर्म आ सकती है जो ओमेगा में फर्स्ट ऑर्डर है, जो कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वो टर्म कुछ यूं बनेगी। अब अगर हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे -I/2 और ओमेगा अल्फा बीटा आप कॉमन ले सकते हो, तो बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो एक ये टर्म है और माइनस के साथ आई एम सॉरी, पहले ये टर्म आएगी क्योंकि मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ है, और माइनस साइन के साथ ये टर्म आएगी, और दूसरी साइड पे -I/2 ओमेगा अल्फा बीटा, और जो टर्म बचती है वो एक ही टर्म है जो कि ये है। अब दोनों साइड से -I/2 को कैंसिल कर सकते हो और ओमेगा अल्फा बीटा को भी कैंसिल कर सकते हो, और जो फिर बचेगा, और एक और चीज़ कि इस चीज़ को आप एक कम्यूटेटर के तौर पे लिख सकते हो। सो जो एंड में रिजल्ट आता है वो ये है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि गैमा मैट्रिसेस सेटिस्फाई करते हैं। अब हमें एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वो कंडीशन मिल गई है जो कि गैमा मैट्रिसेस को, सॉरी एस मैट्रिसेस को, एस अल्फा बीटास को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ये कंडीशन, अगर वो वाकई जनरेटर्स होना चाहते हैं स्पिनर्स के। लेकिन जे अल्फा बीटा की तो हमें फॉर्म पता है। वो फॉर्म अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो वो थी कुछ यूँ। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं राइट हैंड साइड पर यूज़ करूं, तो कुछ यूँ बनता है, बल्कि अगर मैं एक स्टेप छोड़ दूं तो यूँ बनता है। राइट। सो ये सारी की सारी जो कंडीशन है इसको यूँ लिखा जा सकता है। राइट। अब जो ये कंडीशन है इसको सॉल्व कैसे करना है, ये बड़ा क्वेश्चन है। एक क्लू हमें यहाँ से मिलता है कि एस अल्फा बीटा जो है उसका कम्यूटेटर अगर हम गैमा मैट्रिसेस के साथ लेते हैं, तो जो आंसर आ रहा है उसमें खुद गैमा मैट्रिसेस हैं। ये एक
अच्छा क्लू है इस चीज़ का कि एस अल्फ़ा बीटा जो है वो खुद गामा मैट्रिक्स से बना हुआ है। वेल गामा मैट्रिक्स से अगर ये बना हुआ है तो इसकी क्या फॉर्म्स हो सकती हैं? वेल चूँकि इसके ऊपर दो इंडिसेस हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इसका मतलब है कि हमें दो गामा मैट्रिसेस चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप यहाँ पे देखो ये वाली चीज़, तो चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा अल्फ़ा बीटा के साथ, और ओमेगा अल्फ़ा बीटा जो है वो इसमें अल्फ़ा बीटा जो है वो ओमेगा जो है वो अल्फ़ा बीटा में एंटी सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब है कि एस को भी एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो एक क्लू हमें ये मिलता है कि शायद एस जो है वो गामा मैट्रिक्स का कम्यूटेटर है, क्योंकि कम्यूटेटर जो है वो एंटी सिमेट्रिक होता है अपने दो इंडिसेस के अंदर। सो हम गेस ये लगा सकते हैं कि क्या एस जो है, एक क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता कि ये सही है या नहीं, क्या वो प्रोपोर्शनल है इसके? वेल प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैं ईटा कह देता हूँ। क्या ये काम कर सकता है? वेल लेट्स सी। उसके लिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर वो इसके इक्वल आ गया तो हमारा गैस सही था और उससे हमें ईटा की वैल्यू भी मिल सकती है। ओके, तो ये करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सो लेफ्ट हैंड साइड पे ये आता है गैमा म्यू, राइट। इसको आप यूँ लिख सकते हो कि गैमा म्यू, और चूँकि अगर आप डेफिनेशन लगाओ यहाँ पे कम्यूटेटर्स की, तो वो डेफिनेशन कुछ यूँ है, और इसमें हमें दो टर्म्स मिलती हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। अब अगर हम कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करें, राइट, अब हमें कम्यूटेटर्स की या का एक्सप्रेशन चाहिए, दो गैमा मैट्रिसेस की कम्यूटेटर का जो एक्सप्रेशन जो भी होगा, उसके लिए हम क्लिफोर्ड अलजेब्रा यूज़ करेंगे। क्लिफोर्ड अलजेब्रा अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ, क्लिफोर्ड अलजेब्रा दो गैमा मैट्रिसेस का एंटी कम्यूटेटर का एक्सप्रेशन है। राइट हैंड साइड पे एक हेरेडिटरी मैट्रिक्स भी है, लेकिन मैं उसको लिख नहीं रहा, उसकी ज़रूरत नहीं लिखने की। तो इससे मैं कम्यूटेटर का एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकता हूँ? वेल बहुत आसान है। कम्यूटेटर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ दो गैमा मैट्रिसेस का, तो वो है गैमा अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा, सॉरी गैमा अल्फ़ा बीटा या बीटा अल्फ़ा, और मैं इसमें अगर ऐड कर दूँ ये चीज़ और यही चीज़ माइनस भी कर दूँ, तो ये दो चीज़ें जो हैं ये कम्यूटेटर बनाती हैं, और ये दोनों टर्म्स आइडेंटिकल हैं, राइट। सो इससे हमें मिलता है कुछ यूँ, आई एम सॉरी, माइनस बीटा अल्फ़ा, और हमें पहले वाली टर्म का तो एक्सप्रेशन पता ही है। इसका मतलब ये है कि गैमा अल्फ़ा गैमा बीटा का अगर मैं कम्यूटेटर कैलकुलेट करूँ तो वो सिर्फ 2 टाइम्स मैट्रिक टेंसर विद दोज टू इंडिसेस हैं, और -2, और इनका ऑर्डर बदल जाता है, यानी कि अगर अल्फ़ा बीटा पहले था तो अब बीटा अल्फ़ा दूसरी टर्म के अंदर आ जाएगा। ओके, सो इस एक्सप्रेशन को अब अगर मैं यूज़ करूँ इस सारी की सारी चीज़ में, तो लेट्स सी के क्या आता है हमारे पास। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ यूँ है। पहली टर्म में गैमा अल्फ़ा है, ओके। दूसरी टर्म सॉरी उस टर्म के अंदर म्यू बीटा है, ओके। तो अब बीटा म्यू हो जाएगा। दूसरी टर्म में म्यू अल्फ़ा और बीटा है, तीसरी टर्म में बीटा म्यू अल्फ़ा है,
लास्ट टर्म में म्यू बीटा अल्फा है। आई एम सॉरी, राइट। सो लेट्स सी कि अगर कोई टर्म कैंसिल हो रही है, सो ये टर्म इससे कैंसिल होती है क्योंकि ये गैमा अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर वाली भी गैमा अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। और इसके अलावा ये टर्म इससे कैंसिल होती है। ओके, तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक टेंसर वाली तमाम की तमाम टर्म्स हैं वो कैंसिल हो गई हैं आपस में। ओके, सो लेट्स सी कि अब बचता क्या है। सो ये बचता है ईटा माइनस टू हर टर्म में है जो कि बाकी रह गई है, तो मैं बल्कि 2 निकालना चाहिए मुझे बाहर, राइट। और जो टर्म्स बचती हैं वो कुछ यूँ हैं। एक ये टर्म मैंने लिख ली है, ओके, और एक ये टर्म, मैंने लिख ली है। फिर जो बाकी 2 टर्म्स हैं उनमें एक ये टर्म मैंने लिख ली है, और जो लास्ट टर्म है वो अल्फ़ा म्यू बीटा है, तो एक ये टर्म भी मैंने लिख ली है, राइट। ओके, सो अब आप एक चीज़ नोट करो कि ये जो पहली 2 टर्म्स हैं इनमें बीटा गैमा बीटा जो है वो स्टार्ट में है, और जो बाकी 2 टर्म्स हैं वो एक कम्यूटेटर बना रही हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, और एक्चुअली दूसरी 2 टर्म्स में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 2 ईटा गैमा बीटा कम्यूटेटर, सॉरी एंटी कम्यूटेटर कहना चाहिए था मुझे, मैंने कम्यूटेटर कह दिया, माइनस गैमा अल्फ़ा इन दोनों में स्टार्ट में है और बीटा म्यू। तो क्लिफोर्ड अलजेब्रा इसका क्लियर आंसर दे देता है कि क्या है ये दोनों का एंटी कम्यूटेटर्स क्या हैं। ये दोनों में 2 टाइम्स गैमा आना है, सॉरी मैट्रिक टेंसर आना है, तो मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास अब 4 हो जाएगा, अल्फ़ा म्यू माइनस, राइट। सो हमने क्या किया, हमने ये कम्यूटेटर जो था, ये कम्यूटेटर कैलकुलेट किया, और हमारे पास आंसर, मैंने कहा था कंडीशन ये है कि आंसर जो आना चाहिए वो कुछ यूं है, ये वाला आंसर आना चाहिए। सो मैं इस आंसर को कॉपी कर लेता हूँ, और लेट्स सी कि क्या यही आंसर आया है हमारे पास कुछ। टू गेट, इस तरह का कुछ आंसर हमारे पास आना चाहिए था, और हम देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम आंसर है, यही आंसर आना चाहिए था। गैमा बीटा जी अल्फ़ा म्यू जी अल्फ़ा म्यू, जी बीटा म्यू जी बीटा म्यू, गैमा अल्फ़ा। इसका मतलब है कि हमारा जो गेस था एस अल्फ़ा बीटा के लिए वो सेम था, वो सही था, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ईटा की वैल्यू भी यहाँ से हमें मिल रही है, क्योंकि ये कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए दोनों साइड्स पे, आई और 4 टाइम्स ईटा। इसका मतलब ये है कि 4 टाइम्स ईटा इज़ आई, जिसका ये मतलब है कि ईटा इज़ जस्ट 4 ओवर, सॉरी आई ओवर 4, राइट। सो हमने एस का जो एक्सप्रेशन लिखा था वो था ईटा टाइम्स गैमा अल्फ़ा गैमा बीटा, तो ये इक्वल है आई ओवर 4 टाइम्स गैमा अल्फ़ा गैमा बीटा, जिसका ये मतलब है कि हमने हमने जो स्पिनर्स की ट्रांसफॉर्मेशंस के जनरेटर्स हैं उनकी फॉर्म पता कर ली है। सो स्पिनर्स जो हैं वो कुछ यूँ ट्रांसफॉर्म होंगे, अगर मैं इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन लिखूँ। ओके, पहले मैं फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ याद करवाने के लिए। इसकी फॉर्म कुछ यूँ थी, राइट। फिर मैंने इसको इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन लिखी थी, अगर इसकी जब मैंने लिखी इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके लिए मैंने ये जो ये जो एक्सप्रेशन है ये इंट्रोड्यूस किया था, राइट। और ये अभी भी एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये एस का एक्सप्रेशन क्या है वो हमने अब जाके फाइंड किया है। वो एक्सप्रेशन कुछ यूँ है।
तो ये जो मैट्रिसेस हैं इनको हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन इस वीडियो का जो मकसद था कि स्पिनर्स के ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए जनरेटर्स कौन से होंगे, वो जनरेटर्स हमने फाइंड कर लिए हैं।